जो एक जनरली लोगों का परसेप्शन होता है कि IIM बिजनेस स्कूल्स जो हैं वो आपको एक स्टार्टअप रेडी बना देते हैं। सो तो मतलब आपकी वर्किंग आवर्स जैसे नॉर्मली आपका 8 घंटा होगा, बट एट मैकिंजी अज्यूम लाइक 12 आवर्स इज अ गुड डे एंड तो आप लोग तो मतलब क्या इनिशियल कॉन्वर्सेशन थे, बिकॉज 40 लाख ऑलमोस्ट अकाउंट में आना, वो अचानक से बंद होके फिर आप लोग सोचते हो स्टार्टअप करने का। तो वो बिकॉज अगर आपने कुछ कमाया नहीं है तो फिर आप स्टार्टअप नहीं कर सकते बिकॉज तो सोचना है कि बेसिकली क्या आपके लिए टाइम ज़्यादा वैल्यूएबल है, कि हाउ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, और इज इट मोर वैल्यूएबल कि यू आर गेटिंग अ स्टेबल इनकम। सो लाइक पहले तो मैं एक क्रिटिक करूंगा इस गोल का कि आपको कभी भी इतना लॉन्ग टर्म गोल नहीं सेट करना चाहिए जो बहुत आगे हो, क्योंकि बट आप लोग को नहीं लगता कि ऐसे कई सारे अभी भी एप्स होंगे जो मे बी सब चीज ना करते हो, बट हाँ बजट ट्रैकिंग के लिए एक होगा, कोई एक पर्टिकुलर टारगेट मीट करने के लिए ऐप है, या फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए कई सारे ऐप हैं, स्टार्टअप्स हैं। लाइक आप लोगों का क्या राइट टू विन आप लोग को लगता है? तो हम एक्चुअली वी आर नॉट कलेक्टिंग एनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वी आर कंप्लीटली प्राइवेट ऐप एंड बस कोई कस्टमर नहीं है, कुछ भी नहीं है, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट, तो वो कैसे होगा? हाय सौम्या, हाय कंगना। हे मानव, ग्रेट टू मीट यू। हाँ सेम है, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का मेरे 13th एपिसोड में। एंड सौम्या, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। सो मेरी एक हैबिट है कि मैं हमेशा रैंडम लोगों को रीच आउट करता हूँ अगर वो कुछ भी अनकन्वेंशनल कर रहे हैं तो। एंड 1.5 साल पहले पहले आई टेक्स्टेड कंगना, बिकॉज उन्होंने मैकेंजी छोड़ा था एंड शी वाज स्टार्टिंग हर फर्स्ट वेंचर। हम्म। और लाइक इट वाज अ वेरी नॉर्मल टेक्स्ट। आई मैंने उनको अपने बारे में बताया कि मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाता हूँ, एंड उन्होंने देखा, शी वाज आल्सो वेरी काइंड फॉर इट। एंड उस टाइम मैंने बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि 1.5 साल बाद इट वुड टर्न टर्न इनटू अ पॉडकास्ट। आई एम वेरी एक्साइटेड टू होस्ट होस्ट बोथ ऑफ यू, एंड स्पेशली बिकॉज आप दोनों की जो जर्नी है, लाइक यू बोथ वेंट टू IIM अहमदाबाद, यू वर्क एट मैकेंजी इन अ स्टार्टअप आल्सो, एंड समवेयर यू वेंट टू IIT दिल्ली बिफोर दैट। तो एक आइडल परसेप्शन जो एक सोसाइटी का होता है कि यू गाइस विल एंड अप इन सम CXO पोजीशन ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, बट आप लोगों ने एकदम ही सब छोड़ के वापस जीरो से स्टार्ट करने का सोचा। बट हाउ वी कैन स्टार्ट इज कि आप लोग अपनी इनिशियल डे से चालू करें। आप लोग का चाइल्डहुड कैसा था, आप लोग के क्या पर्सनैलिटी ट्रेड्स थे, तो जो व्यूवर्स हैं वो जान पाए कि एज अ पर्सन हाउ यू गाइस आर। सो आई थिंक सौम्य यू कैन स्टार्ट फर्स्ट एंड देन कम। श्योर। सो आई नो एज अ चाइल्ड हाउ आई वाज, बट ठीक है, मतलब बचपन से आई वाज थोड़ा सा, आई वुड से इंट्रोवर्ट टाइप, एंड आई वाज इनटू, like I wasn't very good at sports actually, and so I went naturally towards books and ये सब, and my parents also saw कि like बच्चा ज़्यादा outgoing नहीं है, तो चलो books की तरफ ही बच्चे को push करते हैं। And I also used to play chess a lot, so I like traveled across India playing a lot of chess tournaments in the early childhood. But उसके बाद basically I think it's like a natural thing, like when somebody is good at academics, तो फिर वो थोड़ा engineering की तरफ push कर देते हैं। And also I had a bit of interest in coding, मतलब I was doing some basic like programming, like वो earlier there used to be a software called Logo, where you used to make drawings using some like basic things like left turn, right turn, and so on. So I was doing that. Then school में there were few coding classes and all. So उससे I had little bit of interest in coding, and मतलब luckily I had a good enough rank in JEE that I could go for computer science, and so that was sort of aligned with what I was doing school में. So I think overall I felt that engineering was sort of extension of what I was already doing. But I think the real challenge came at the time of the pandemic and so on. But I think this was sort of the journey in the initial days. And also I had a bit of interest in languages. So I tried to learn some languages like German. I tried to learn because it was in my school. And then recently I have started learning more Indian languages like Marathi, because my wife is Marathi, and also now Kannada because I'm living in Bangalore. So these are some things which I'm trying out. But over to you, Kanga. so mine is my initial background is actually quite different from Soumya's. I was a pretty average student at a CATS. In fact, I never even considered science as a potential thing that I would ever take.
I actually wanted to be a judge. So at some point, I believe that like judges can bring justice, and I could do something cool in the social work space. And so I ended up studying law before I did my MBA. But then when I was in law school, I realized my perception of the kind of justice I would be able to bring as a judge was actually skewed and probably not what I can implement. तो फिर लॉ से निकलना था तो doing an MBA made the most sense. So I gave the CAT and then I got into IIM Ahmedabad and then from there it was McKinsey and stuff. या आई वाज सेइंग कि आप लोग का पहला इंटरेक्शन कब था मनी के साथ? बिकॉज अभी जो आप लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, कभी ना कभी लाइक चाइल्डहुड में क्या कभी क्लिक किया था कुछ मनी? आप लोगों ने कुछ फ्रीलांसिंग किया या कहाँ से वो एक इंस्टिंक्ट आया? So I'm Marwari. So money is actually a typical thing that we talk about at home. And it's quite normal, like for people to get into business, etc. Like my dad's entire family was in business. I think interaction of money, like it is something that is talked about. Like everyone knows कि interest rates क्या चल रहे हैं, क्या हो रहा है, like in the stock market, etc. So I think my relationship with money has actually been pretty normal, and I've been introduced to it as I was a kid. And I'd also given 2 levels of my CFA. And like I studied the Indian bankruptcy code and stuff. So money is not something that like is something I personally am not aware of it now. Like it is something that is somewhere over here. Yeah, well, actually, my father was also an entrepreneur. I mean, even though he was a civil engineer, but he started his own company and he has been working on his own for around 20 to 30 years very successfully. So at home, we were like very closely involved in, managing or at least learning about finance. But I think bigger than that, I think the main motivation was that in India, actually, we see that a lot of people, if you look at the trend, right now, spending is increasing. People are having that sort of spending power, and also there are many frictionless platforms which are coming in. जैसे आप UPI देखो, BNPL देखो, all of these are basically aimed at making spending easier, right? बट इसके साथ कुछ डेंजर्स भी हैं कि बेसिकली आपको पता नहीं चलता कि आपने कहाँ पैसा खर्च कर दिया है या फिर बहुत सारे फ्रॉड्स या ऐसे केसेस भी आपको दिखते हैं. तो बेसिकली दैट वाज वन ऑफ द मोटिवेशन. एंड सेकंड इज ऑब्वियसली कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो इंडिया में उतनी सिखाई नहीं जाती या फिर लोग उतना फॉलो नहीं करते बिकॉज इट इज वेरी टीडियस एंड cumbersome, especially with lot of different financial providers. I think these were करेक्ट some of the things which motivated us to enter into this space, more from our personal experience and also like seeing what are the general trends which are going on. करेक्ट. लाइक आपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग बोला एंड एंड अभी भी आपका स्टार्टअप उसी से रिलेटेड है, सो मैं उस पर डीप डाइव करूंगा. बट उससे पहले आप लोगों ने जब IIM अहमदाबाद जाने का सोचा, बट क्या उससे पहले भी आपके माइंड में था कि ऑल दो यू आर एकेडमिकली गुड, इसलिए आप लोग कैट दे रहे हैं, यू आर गोइंग टू IIM, बट क्या उस टाइम भी प्लान था कि नहीं यार आगे चल के जॉब नहीं करनी, खुद का ही कुछ स्टार्ट करना है? So for me, it wasn't कि मुझे हमेशा से business करना है. That was not the case. It was some thought that I would occasionally have and then brush it aside and be like, बहुत ज़्यादा risk है, I don't know, like if it's going to work or not. And then at some point, I was just like, कि, it's basically now or never. So why don't you take that risk? You try it for some time. If it doesn't work out, then you can return to the workforce. So it's not going to be the end of the world regardless. But yes, I mean, there is definitely like a risk return trade-off in trying to start up. मतलब ये बात तो है कि like when I joined IMA, I was not completely on a startup journey. Actually, IMA is more geared towards like getting a job in a big company. Like, more or less, that is the aim. But what I realized is like I worked for 3 years in the workforce, at first at McKinsey, then AI Dash. So I realized कि doing a startup will sort of help you understand and connect with a lot of people in an easier way than if you work in a company. And so the type of work I wanted to do, I felt कि startup में मैं वो कर पाऊँ. And I think the second point is obviously कि after working for a few years, I had a few savings and all. So I was not feeling that financial crunch that okay, startup करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे.
So I think that was also another factor which helped me, take the startup leap. मैंने एक पॉइंट बोला कि लाइक आई एम इज मोर टुवर्ड्स लाइक हेल्प यू गेटिंग अ जॉब. सो जो एक जनरली लोगों का परसेप्शन होता है कि IIM बिजनेस स्कूल्स जो हैं वो आपको एक स्टार्टअप रेडी बना देते हैं. सो इज इट अ रॉन्ग परसेप्शन जो जनरली बाहर लोगों का होता है या अंडरग्रेड स्टूडेंट्स का होता है? So see, I think MBA gives you a lot of advantages for startup also. Like for example, biggest thing is the network, right? Because IMA alums, they're part of a lot of big either venture capital firms who can offer you funding, or they are part of like startups themselves, right? They can share their guidance and experience with you. So one is obviously the network, and second is you can interact with a wider group of people by just saying ki I am from Ahmedabad, because that tag carries some level of credential or prestige with it. Even though as such there is no difference, but just because of the tag you can get yourself into certain rooms where other people may not get into. That is the reality of how the ecosystem works. So basically, it's about these things, right? One is network and access. But if you look at the general trend, like what people from IMA typically do, then you'll see that most of them will work in some large corporate organizations most of the time. So that is a general trend. Yeah, and I think also at IME, that's actually like where I met Soumya. So it is possible for you to meet a co-founder over there, to think of cool business ideas. In fact, there is like IMA Ventures. There's also like an entrepreneurship club. So even though the majority of people do not get into entrepreneurship, there is actually a chunk of people who are actively thinking about business and what cool startups they could do. So it does give you exposure to a lot of cool businesses as well. And kind of बोल सकते हैं कि एक अंडररेटेड चीज होगी एक और एक ओवररेटेड चीज होगी जो IIM अहमदाबाद की आप लोगों को पता है बिकॉज यू हैव बीन देयर फॉर 2 years, जो एक आउटसाइडर को जनरली नहीं पता होता. लाइक हम अंडरग्रेड तो एकदम ही हम ड्रीम लाइफ सोचते हैं IIM अहमदाबाद की, लाइक सब चीज ही पॉजिटिव होता होगा. बट आप लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे व्हाट इज दैट वन अंडररेटेड एंड ओवररेटेड थिंग. Okay, so maybe I'll do the controversial one, which is overrated. So I think many people, especially IIM Ahmedabad, has a reputation for academics, like A for academics, like this sort of reputation is there. But actually, if you see, like academics is a sort of small part of your life in IMA. Most of the time you are involved in like discussions with folks who are in your batch for different projects or different things, general discussions, but actually you learn a lot from them because everyone is coming from different backgrounds, right? And I think the second aspect which many people overlook is basically just coming back from workforce into an academic setup. So most people who do MBA is like they do a job and then they come back to IMA, right? So at that time they have lost that touch of academics and education. So to come back actually is quite challenging for many people, and so that is, I would say, the overrated aspect. And I know underrated. Kangna, you want to take up maybe? So I think underrated is probably the network, the number of people you get to interact with. Like IMA has this email where basically I can email any of my alums. So I mean I could reach out to Sanjeev Chandani or like Chetan Bhagat, whoever I idolize, I could actually reach out to. So you get access to the alum network. You also get access to a bunch of really cool peers. So I think that is also very, very valuable. Like especially your peers who are also starting up or in different industries, they keep giving you like cool business ideas you could execute. Yeah, तो and कभी I think ट्राई किया? या सॉरी. sorry to interrupt you, but I think one very magical thing which I found is the IMA library. And usually people think the library is a boring thing, but actually you can mail the IMA library and ask any question. Like typically we do online research today using Perplexity and we get some links to resources, right? But you can only access like public resources through that. But in the IMA library, you can just put a question and then they will send you links to journals, link to proprietary research papers, any databases they have access to. And then you can get that information within half a day or a day. So it's an amazing research tool, which is normally not available to outside folks, right? So I feel that's a very underrated thing, especially in today's world where
a lot of these are behind paywalls, which are quite expensive. अभी भी किसी ने नहीं बताया, like I have few friends from IIM Ahmedabad, they never told कि ऐसा लाइब्रेरी है, like it's like chat GPT आप लोगों के पास था before the chat GPT thing happened. Yeah, I mean, most IMA people don't use it that much because, I mean, they are also not too much aware about it, or they just try it once or twice. But if you are like really serious about researching something, then it's a very helpful thing. So maybe you can also share with your friends. Yeah, I'll share. Like Kanna, you told that आप लोग किसी भी alumni को reach out कर सकते हैं, तो ऐसे कभी आप लोगों ने try किया अपने जरिए कि हाँ let's try करके देखते हैं कि हाँ if they reply or not, like any of I've the actually, when my previous startup, we had actually reached out to Dinesh Agarwal, who's the founder of India Mart, and we reached out to Sanjeev Bikhchandani, and both of them responded and actually like helped us out with a lot of stuff. So I feel like it is, in fact, with my previous startup, our first pre-seed round was actually given to us by Aviral Bhatnagar, who runs AJDC, and he's also an IIM Ahmedabad. So it does give you a network that you don't have exposure to otherwise. Right. And if I talk about आप लोगों का like post MBA experience, you both went to McKinsey. So how was the overall experience McKinsey का because it's like tier A consulting firm. तो वो वहाँ पे आप लोगों को क्या सीखने मिला? Okay, so I'll take this. So the cool thing about McKinsey is when you start out now, they actually put you in a bunch of different industries. So you could be like working for an oil giant, you could be working for a large bank. Basically, they rotate you across industries and you get exposed to one, a lot of business models, two, a lot of different styles of working also. And you're interacting with senior management in that company. So people you would not have access to as a fresher, say you're like a 24-year-old fresher, you actually now get to meet the head of a large bank or of a large oil giant, and they will tell you their ways of thinking. So your exposure is actually phenomenal at McKinsey. Yeah, and also like actually this what Kangna was describing, right? Because the name itself is like management consulting. So basically, you're working with the top management of a lot of companies, and initially, especially if you don't have that much experience of how different industries work on ground, then that is a very quick way to actually learn about different areas and just see that how these industries are operating. But I think one of the constraints which are there is like basically as a new joinee, typically you are working sort of as part of a project where the strategic direction is coming, let's say, from people who are more experienced or experts in the field, right? And whereas you are working on some tasks which are like more of the basic work, right? And nowadays with AI coming in, a lot of these tasks are at least in my view, easily automatable, right? Whether it is creating decks or like just preparing some financial model or something, right? So I think a lot of the tasks which at least I was doing, were sort of these basic tasks, which I felt that, AI could very soon come and replace. So that's why I felt a sort of risk towards the skills which I had, right? आप कंगना, आपने जैसे जो बोला कि आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस कराते हैं, बट काइंड ऑफ लाइक कि अगर आप एक ही इंडस्ट्री में रहेंगे, लाइक कोई एक इंडस्ट्री को समझने में भी आई गेस कि 8 से 10 महीने लग जाते हैं, बिकॉज मैंने भी एक बार जब मैं यूआई में आर्टिकलशिप कर रहा था तो हम लोग भी रिस्क कंसल्टिंग में थे, एंड हमारे डिपार्टमेंट में होता था कि एक आदमी को एक ही कंपनी में 1 साल तक रखते थे, बिकॉज हम लोग को बोला जाता था कि आपको 4-6 महीने तो कंपनी का ऊपर से नीचे तक काम ही समझने में लग जाता है। तो इजंट इट लाइक काइंड ऑफ डिसएडवांटेज कि इतना जल्दी जल्दी आप लोगों को इंडस्ट्री स्विच कराएं? तो मानव, एक तो it's not that jaldi. So if you have an implementation project, it could be like an 8-month, 9-month long project. Oh, Typically, strategy projects are much shorter. So a strategy project could be about 2 months. And the other thing is, at McKinsey, they expect you to ramp up really fast. तो मतलब आपकी working hours जैसे normally आपका 8 घंटा होगा, but at McKinsey, assume like 12 hours is a good day.
हम्म And you're expected to like read a lot of research, learn a lot about the industry almost हम्म immediately. So you're expected to hit the ground running, which is why I think there's a steep learning curve. But by हम्म the end of the project, you typically know a lot about that industry. तो while मतलब थोड़ा सा डरते हो and थोड़ा scary होता है, and after each project आपको उस industry के बारे में काफी पता होता है. Yeah, and I think one more factor is because these companies have a lot of experience, they have worked with a lot of the top companies, so they have हम्म developed some frameworks or models हम्म to implement certain type of projects, right? And हम्म let's say you have done that type of project in one industry, so you know how that basic framework works, right? You need to understand maybe the details of that industry, but हम्म since you know the framework, so you basically try to implement that, and जो इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक चीजें होंगी वो आपको उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स या जो भी लीडर्स हैं हम्म दे कैन गाइड यू टुवर्ड्स, ताकि यू डोंट मेक अ मिस्टेक ओवर देयर, राइट? बट एसेंशियली दैट्स द सॉर्ट ऑफ ब्लूप्रिंट और थिंग व्हिच कंसल्टेंट्स टिपिकली फॉलो. मतलब वो फ्रेमवर्क से काइंड ऑफ टाइम ड्यूरेशन काफी शॉर्ट हो जाता है लर्निंग का, यू कैन करेक्ट. से. ओके. That also you have the partners and all who are leading the team. Na? Those guys हम्म have several years of experience. It's only in हम्म the initial 2 years that you rotate across industries. Then after हम्म 2 years, you get to decide कि आपको कौन सा industry पसंद आया, and then you stick to that industry. तो ऐसा भी नहीं है कि like everyone is new over there. It's only the junior associates or the analysts who are new. हाँ. और जैसे सौम्य आप बता रहे थे कि उस टाइम आप जो मैकेंजी में काम किया करते थे, अब एआई के आने के बाद आपको लगता है कि काफी काम ऑटोमेट हो सकते हैं, तो अभी क्या क्या लर्निंग्स है मैकेंजी टाइम की या एआई डैश टाइम की जो अभी आप अपने करंट स्टार्टअप में यूज कर रहे हैं टू एक्सेलरेट. Yeah, I think biggest learning from McKinsey time is how do you manage different parallelly running tasks? Because अगर आप देखो in a McKinsey project, typically you have 3 or 4 members who are working on the entire project, and each of them is assigned some specific task, and they are given full accountability for that, है ना? तो वैसे ही हम अपने स्टार्टअप में भी कोशिश करें कि जैसे अभी तो हम दोनों ही हैं, मैं और तन्मय, तो हम अपने में कैसे टास्क को डिवाइड करें एंड हाउ वी कैन सेट गोल्स एवरी वीक एंड सॉर्ट ऑफ उसे इवैल्यूएट कैसे करें. तो आई थिंक वो एक जो चीज है वो तो आई थिंक क्वाइट सिमिलर टू व्हाट वी वर डूइंग इन लाइक मैकेंजी. एंड उसके अलावा आई थिंक one thing from AI Dash which I will specifically say is कि AI Dash is also a sort of startup, but they have reached Series C, so they are now getting more formalized. But essentially, the main thing which I learned over there is कि how to create a system which, from the customer's viewpoint, looks good enough, but inside, from your viewpoint, it might look like कि बहुत सारे random चीजें हो रही हैं, but ultimately to the customer it should look perfect, है ना? बट आप अपनी तरफ से कुछ कुछ जुगाड़ करके कुछ क्रिएट कर रहे हो एंड यू आर जस्ट कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग ऑन योर एंड, बट आउटसाइड इट शुड लुक परफेक्ट. सो आई थिंक दैट इज द sort of learning which I had, क्योंकि they are more of a growth company who are rapidly expanding ना, तो they have a different way of operating than say McKinsey which is a very established player. अभी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे जो लर्निंग्स आपने मैकेंजी में ली जो अभी आपके स्टार्टअप में काम आ रही है. हाँ हाँ तो with McKinsey, I think one of the biggest things is कि you learn how to manage your own work stream. तो आपको काफी ownership लेना होता है कि like your work stream has to be perfect and deliver on time. So I think with starting up also, like there's a lot of things. I mean, now it's actually like you're managing 5 or 6 work streams. But with all 5 or 6 work streams, you are the end owner and you're responsible for like how well or how badly it does. So I think it does teach you some amount of responsibility and being able to like be resourceful, call up a bunch of people, ask for things. That actually applies to the startup world quite a bit as well. And both of you what like campus placement or it was off campus McKinsey? It was campus based for both of us. And how was your package look like? So I don't know the latest numbers, but right on campus it was around 35 lakhs, and then of course there's a variant bonus, and then about 30% every time you get promoted. जब आप लोग मैकेंजी ड्रॉप कर रहे थे टू हाँ स्टार्ट योर ओन वेंचर, तब हाँ अप्रोक्स क्या पैकेज रहा होगा आप लोग का? मतलब it'll be around 40, 42, whatever. तो आप लोग तो मतलब क्या इनिशियल कॉन्वर्सेशन थे, बिकॉज 40 लाख ऑलमोस्ट अकाउंट में आना
वो अचानक से बंद होके फिर आप लोग सोचते हो स्टार्टअप करने का, तो वो इनिशियल क्या कॉन्वर्सेशंस थी, लाइक हाउ यू टुक दैट लीप ऑफ फेथ तो आई थिंक द फ्रॉम गुड थिंग इज कि क्योंकि आप कमा रहे थे and you did get some amount of savings, it allows you to start up. Because अगर आपने कुछ कमाया नहीं है तो फिर आप स्टार्टअप नहीं कर सकते, because starting up is a long term thing. Like immediately when you start up, you don't typically start earning that. So it gives you some amount of financial security and freedom. And the other good thing is, because like now you've got some brand names on your CV, it makes you employable even if something does not work out. Like while you are taking a risk, it's still a measured risk in the sense that if it doesn't work out, तो आपके 2 साल बर्बाद हुए, suppose, but you are able to return to the workforce and again restart with a job. Yeah, and I think one more thing is कि even though it seems like कि you're getting a high package, but the corresponding demand on your time is also high. So, for example, in consulting companies, you work like 70, 80-hour weeks, right? So basically आपके पास और कुछ करने के लिए है नहीं. So इसको आप ऐसे ट्रेड ऑफ देख सकते हो कि आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप पैसा कमा रहे हो या आप अपना टाइम को कंजर्व कर रहे हो, राइट? तो अगर आप स्टार्टअप के और देखो तो बेसिकली आप ये कोशिश कर रहे हो कि अपने टाइम को इन्वेस्ट करके यू क्रिएट समथिंग विच हैज हाई अपसाइड विद लिमिटेड डाउनसाइड, कि मैक्सिमम क्या होगा, आपके लिमिटेड पैसे खर्च होंगे, बट अपसाइड ये है कि योर स्टार्टअप विल ग्रो एक्सपोनेंशियली एंड मच मोर देन योर पोटेंशियल सैलरी एट एनी कंपनी, राइट? तो अब ये एक तरीके का आप एक ट्रेड ऑफ ले रहे हैं, जबकि आप जब कंपनी में काम करते हो तो आप वहां पे कहते हो कि हम एक फिक्स सैलरी एक्सेप्ट करेंगे चाहे हम टाइम का ट्रेड ऑफ दे दें, राइट? तो दैट इज अ थिंग जो आपको सोचना है कि बेसिकली क्या आपके लिए टाइम ज्यादा वैल्यूएबल है, कि हाउ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, or is it more valuable ki you are getting a stable income? So like for both of us, I think initially we had prioritized that stable income because anyway education was also expensive and we had to get some financial stability. But I think uske baad we try to go for that higher upside wala play. बट स्टिल मेरे माइंड में एक डाउट है कि अम, जैसे आप लोगों को आईआईएम अहमदाबाद ने ग्राइंड करना सिखा दिया होगा, वहां पे तो हो सकता है 15, 16, 18 घंटे भी कई बार प्रोजेक्ट्स रहते होंगे, सबमिशंस रहते होंगे। तो काइंड ऑफ लाइक आपने नहीं सोचा कि हम मैकेंजी में कंटिन्यू कर लेते हैं, एंड मे बी जिस काम को लीवो को स्टार्ट करने में अगर 2 महीना लग रहा है तो मे बी उसको 3 महीना, 3.5 महीना लग जाए, इट विल स्टिल बी अ बेटर ऑप्शन। मतलब आपने वो हेज क्रिएट करने का वो माइंड में नहीं आया, मतलब वॉज देयर अ पॉइंट ड्यूरिंग द डिस्कशन जब आप लोग कर रहे थे? Well, I think actually the biggest issue is if you're working a job that has long hours and basically demanding hours, it becomes almost impossible to start up along with your job. जैसे आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे who were also working with McKinsey or BCG or Bain and also were able to run a successful startup on the side. जैसे मतलब you can find a lot of entrepreneurs who are from these, but like whatever, Zomato, etc. All of urban companies. I mean, there's a huge number of such startups. But all of those founders had to quit their jobs and give 100% to a startup because your startup itself demands a lot of time and effort. Because you're basically going against convention and trying to build something completely new from scratch, which is not an existing brand. So, potentially for someone who's working, say, an 8-hour job or even lesser, हो सकता है they can probably start up on the side and then quit once it gives decent returns. But for people who are working much longer, demanding hours, I think this is possibly the risk they have to take. एंड आई थिंक एक और फैक्ट है कि आप किस टाइप के इंडस्ट्री में हैं, जैसे अभी वी हैव डेवलप्ड अ सॉर्ट ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट एंड देयर इनोवेशन हैपेंस वेरी रैपिडली एंड यू हैव टू कीप पेस विद योर कॉम्पिटिटर्स की लेट्स से उन्होंने कोई नया इनोवेशन किया, यू हैव टू डेवलप दैट एज वेल। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप एक लिमिटेड सेट ऑफ चीजों पे काम कर सकते हैं। ऑल्सो आपका जो मेन जॉब है वो भी आपका नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा बिकॉज आप जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसकी वजह से यू विल गेट मोर टायर्ड एंड स्टफ, तो आपका नॉर्मल जॉब में भी आप उतनी अच्छे नहीं कर पाएंगे एंड जो आप स्टार्टअप कर रहे हैं उसमें भी डिफिकल्टी होगा बिकॉज आप कीप अप नहीं कर पाएंगे ना विद अदर कॉम्पिटिटर्स। एंड अगर आप फंडिंग की बात करें तो बेसिकली एनी वेंचर कैपिटलिस्ट और एनी पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी विल एक्सपेक्ट कि आप 100% उस पर काम करें, अदरवाइज दे कैन गो एंड इन्वेस्ट इन समबडी एल्स, राइट? देयर इज नो डेप्थ ऑफ टैलेंट।
So from funding perspective also it makes more sense to do it full time. फाइनेंशियल एस्पेक्ट से अगर मैं पूछूं, लेट्स से जैसे आज सबको रहता है कि हम आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी हम खुद का काम स्टार्ट करें या हम जॉब करें, सबको ये डाउट रहता है। लाइक मेरा भी अभी सीए फाइनल बचा है, लास्ट 4-5 मंथ्स का बचा है। सो आई ऑल्सो थिंक कि मैं उसके बाद जॉब करूं या स्टार्टअप करूं, एंड आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड स्टार्टअप साइड। बट फिर वो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट माइंड में आता है कि उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा स्टार्टिंग, अगर 5-10 लाख रुपए भी लगाना है तो। बट इस एस्पेक्ट के अलावा क्या बेटर होगा कि कोई जो भी अभी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है उसको कहीं काम करना चाहिए जिस भी फील्ड में उसको इंटरेस्ट है, देन ही और शी शुड स्टार्टअप, या डायरेक्टली भी स्टार्टअप कर सकते हैं कहीं से एंजल राउंड लेके, या मे बी फ्रेंड्स फैमिली से लोन लेके, और मे बी लाइक फ्रीलांस करके साथ में। लाइक आप लोगों ने काफी सारे अपने फ्रेंड्स को देखा होगा, तो आप लोग बेटर क्लैरिटी दे सकते हैं। So, Manav, in this case now, typically for someone who has not accumulated any savings, I would recommend कि वो job करे. They reach a position where they are financially able to support themselves and whoever are their dependents, to at least an extent where eventually they are able to say fundraise or able to start generating revenue, etc. लेकिन ऐसा भी कभी नहीं होता कि आप मतलब अभी क्विट कर दो और अभी आपको फंड रेजिंग मिल जाएगा या अभी आपको रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा. So essentially, anyone who decides to start up should at least be in a financial position where immediate ऐसा नहीं होगा कि आपको पता नहीं है कि आपको like next meal कहाँ से आएगा. So I think it's very important for people to be financially able and then to start up rather than like then they cannot support their own home or their household. ये आई थिंक इसमें एक और चीज जो सोचने की है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो दो टाइप के टिपिकली स्टार्टअप मॉडल्स देखे जाते हैं। एक है कि आप स्टार्टिंग से ही यू स्टार्ट स्मॉल, आप बूटस्ट्रैप कर रहे हैं, मतलब अपने पैसे से कर रहे हैं, एंड जो आप कोई भी एफर्ट डाल रहे हैं आप इमीडिएटली उससे कमा रहे हैं। जैसे एग्जांपल है इसकी, लेट्स से आप कॉलेज में हैं एंड आप अपने जूनियर्स के लिए कोचिंग स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जितने आप उसमें घंटे लगाएंगे उतने आप कमा भी रहे हैं, राइट? तो उसमें आप स्टार्टिंग से ही रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप का अगर आप कोई बिजनेस करते हैं फिर आप उसे स्केल अप करते हैं, लेट्स से ऑनलाइन टूल्स आपने डाल दिए, फीचर एक्सपैंड कर दिए, आपने एक प्रॉपर कोचिंग सेंटर ही एस्टेब्लिश कर दिया, तो ये एक इस टाइप का बिजनेस है जिसमें आपको स्टार्टिंग से रेवेन्यू मिलता रहेगा एंड दैट कैन हेल्प यू सस्टेन द बिजनेस ऑल्सो, है ना? बट इफ यू लुक एट मोस्ट इंटरनेट बिजनेसेस तो उसमें दिक्कत ये है कि टू गेट स्केल यू इधर नीड लॉट ऑफ फंडिंग ताकि आप कस्टमर्स को अक्वायर कर सकें, या आपका प्रोडक्ट ही ऐसा हो कि जो ऑटोमेटिकली लोगों को अच्छा लगे एंड लोग अपने आप उसे अडॉप्ट करें। बट उसके इनिशियल स्टेज में आपको पैसा लगाना पड़ेगा, तो सर्वर कॉस्ट होगा, मार्केटिंग कॉस्ट होगा, या आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट है। तो ये सब कॉस्ट अगर आप इंटरनेट बिजनेस की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे दिक्कतें आपको ज्यादा मिलेंगी। जो आपके फिजिकल बिजनेस है जिसमें कि आप लेट्स से फ्रॉम द डे वन यू आर अर्निंग इवन दो यू आर नॉट अर्निंग अ लॉट, है ना, बट आप कुछ रेवेन्यू कमा रहे हैं तो वो आप फिर भी सस्टेन कर सकते हैं एंड यू कैन एक्सपैंड इट, बट उसमें वो आपको फास्ट ग्रोथ वाली चीज नहीं मिलेगी जो इंटरनेट के साथ आपको स्केल मिलता है। तो वही एक एंड कई लोग तो ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं कि सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में स्टार्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ आफ्टर डिग्री, बिकॉज सेकेंड थर्ड ईयर में क्या होता है कि आपके पास उतने एक्सपेंसेस नहीं होते। कॉलेज वाले मोस्टली आपका अकोमोडेशन एंड ये सब कवर कर रहे होते हैं एंड यू हैव द स्पेस टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स एंड आपको कई सारे ग्रांट्स भी मिल जाते हैं अपने कॉलेज की तरफ से या एज ए स्टूडेंट, जो आपको वैसे नहीं मिले। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि अगर आपके मन में बिल्कुल है ही कि मुझे स्टार्टअप करना ही है व्हेन आई एम इन कॉलेज, देन डोंट वेट टिल योर ग्रेजुएशन, यू डू इट बिफोर, ताकि आपको एक तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, इवन आप फेल भी हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड आप उस टाइम पे वही चीज करोगे जिससे आप इमीडिएटली रेवेन्यू कमा सकते, बिकॉज अदरवाइज आप सस्टेन कैसे करोगे? तो देन यू विल गेन दैट एक्सपीरियंस कि लोगों से आप व्हाट वैल्यू यू कैन ऑफर एंड उससे आप क्या कमा सकते हैं, राइट? ये एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। आई थिंक कि अगर ये चीज मेरे को फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी ज्यादा समझ में आती है कि हाँ उसी टाइम मेरे को स्टार्टअप कर लेना था, तो समथिंग वुड हैव। बट ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट लाइक आप लोगों का जो करंट स्टार्टअप है लाइक लीवो, लाइक यू गाइस आर आपने एआई डैश छोड़ा, एंड कंगना यू लेफ्ट योर प्रीवियस स्टार्टअप। सो व्हाट इज एग्जैक्टली लीवो, क्या है वो, क्या करता है? अगर आप एक एग्जांपल के साथ भी समझाना चाहे तो सिंपल लैंग्वेज में हमारे जो भी व्यूअर्स देखेंगे उनके लिए। Okay, so currently Vivo is a personal finance assistant. तो
It essentially helps you to track your spends and budget, but it also sends you smart reminders basis आपके spends क्या है. So for example, आपका FASTag balance is low, so then it'll send you a reminder. Or like you have advanced tax that you need to pay, it'll send you such reminders. लेकिन eventually the objective is that it serves as a personal finance assistant in all your needs. So I mean, we're still building out a lot of that, but that is still remaining. Soumya, you want to add? हाँ मतलब द एम इज कि लेट्स से आपका कोई भी गोल है, उसकी तरफ हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं. लेट्स से कई लोगों के गोल्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू परचेज माय फर्स्ट व्हीकल, या फर्स्ट लेट्स से आई वांट टू गेट अ न्यू लैपटॉप. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव इस टाइप के. तो अब वो आप अचीव कैसे करो. तो बेसिकली एक तरफ तो ये है कि आप अपनी इनकम की ओर देखें, बट कई लोग का ऐसा होता है कि भाई जॉब है, फिक्स्ड इनकम है एंड सो ऑन, राइट. तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज गिविंग यू टूल्स जिससे आप वो गोल अचीव कर सकें. तो अब वो टूल्स क्या है, जैसे जो कंगना बता रही थी कि बेसिकली आप स्पेंड ट्रैक करें, उसमें आप समझे कि कहाँ पे आपके ऐसे स्पेंड है जो आप मे बी कम कर सकते हैं, या जो आप वेस्ट कर रहे थे, जैसे आप पे कोई पेनल्टी लग गया जो आप अवॉइड कर सकते थे, राइट. तो एक तो ये एलिमेंट हो गया. उसके अलावा ये है कि आप एक रेगुलर बजट मेंटेन करेंगे, तो हर महीने या हर वीक जो भी है, आप कुछ पैसा सेट असाइड कर सकते हैं अपने गोल के लिए. एंड देन ऑब्वियसली ओवर टाइम वी आर बिल्डिंग आउट मोर टूल्स, जैसे कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी चाहिए, या अगर आप कोई छोटा बिजनेस अपने चलाते हैं तो उसके लिए आपको इन्वॉइसिंग या इस टाइप के टूल्स चाहिए. बट अल्टीमेटली द एम इज कि आपको अलग अलग टूल्स दिए जाएं जो आपको हेल्प करें टू अचीव सम और दी अदर फाइनेंशियल गोल जो आपका है. और से लाइक मेरा एक फ्रेंड है, रिसेंटली उसको एक जॉब लगी 12 लाख रुपए साल. ठीक है. 23 साल का लड़का. एंड 26 साल तक वो सोचता है कि उसको सपोज एक वेकेशन, एक फॉरेन ट्रिप वेकेशन चाहिए. तो एग्जैक्टली exactly आप लोग उसकी कैसे हेल्प करेंगे, एंड उसको क्या एफर्ट्स अपने एंड से एज अ कंज्यूमर डालने होंगे टू यूज योर प्रोडक्ट. सो इसमें आप ऐसे, पहले तो मैं एक क्रिटिक करूंगा इस गोल का कि आपको कभी भी इतना लॉन्ग टर्म गोल नहीं सेट करना चाहिए जो बहुत आगे हो फ्यूचर में, क्योंकि फिर क्या होता है कि उसके लिए काम करना डिफिकल्ट हो जाता है. जैसे अगर आप कोई फॉरेन वेकेशन की बात करें तो आइडियली एम ये होना चाहिए विद इन 1 ईयर मैं वो अचीव कर लूंगा. चाहे आपको करना पाओ, ऐसा हो सकता है कि आपको 1.5 साल लग जाए, बट द पॉइंट इज कि उससे आपका मोटिवेशन बना रहता है कि भाई नेक्स्ट जुलाई में जा रहा हूँ वेकेशन, है ना. तो अब आपने ऐसे होता है कि 12 लाख का उसका सैलरी. तो पहली बात तो कुछ जैसे मान लीजिए कोई हम टारगेट ले लेते हैं, जैसे वियतनाम जाना है फॉर एग्जाम्पल. तो अभी हम मान लेते हैं कि 1 पर्सन के लिए वियतनाम का ट्रिप है 35,000 या 40,000 जितना भी है. तो अब देखो, पहले तो उनके माइंड में एक गोल वो सेट करें कि भाई हमें वियतनाम जाना है. दे एंटर की ऐप में दे कैन एंटर की भाई मुझे वियतनाम जाना है एंड 40,000 मुझे सेव करना है, राइट. तो ऐप क्या करता है कि जब आप घुसते हैं ना, तो इमीडिएटली वो आपके सारे एसएमएस से ट्रांजैक्शंस रीड करके इट जस्ट क्रिएट्स द एंटायर ट्रैकिंग ऑफ योर एक्सपेंसेस. ठीक है. तो उसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करना, और आपने गोल ऑलरेडी सेट कर रखा है. तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको एक बजट बनाना है. और बजट बनाना भी सुनने में बड़ा लगता है, बट एक्चुअली कुछ नहीं है. उसमें बस आपको एक टोटल अमाउंट एंटर करना है कि इस मंथ में मैं इतना स्पेंड करना चाहता हूँ. जैसे अगर हम 12 लाख पर ईयर की बात करें तो लेट्स से उसके हैंड में 75,000 पर मंथ आ. तो दे कैन सेट कि भाई लेट्स से मैं मंथ में 50,000 खर्च करना चाहता हूँ. तो वो क्या करेगा कि हर कैटेगरी में जो आपका हिस्टोरिकल पैटर्न है उसके हिसाब से इट विल असाइन कि आप कितना कितना खर्च कर लो. तो आपका 50,000 वाला गोल अचीव हो जाएगा, राइट. एंड उसमें बाकी जो पैसा आपका बचता है, जैसे 75,000 इनकम आ गया, 50,000 आप खर्चा कर रहे हो, तो जो भी 25,000 बच गया वो आपके गोल की तरफ आप एलोकेट कर सकते हो, है ना. तो अब ऐसे अगर आप करते रहोगे, डिपेंड करता है आपका क्या कैपेसिटी है. जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमें एंजॉय करना है लाइफ, है ना. हम 75,000 कमा रहे तो हम 60,000 तो एटलीस्ट खर्च करना ही चाहते हैं. तो फिर वो आप 15,000 से मे बी 4-5 महीने में गोल अचीव कर पाओगे. और कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई दे आर वेरी डिसिप्लिन, तो वो 3-4 महीने में भी अचीव कर सकते हैं, राइट. तो इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन कि आप आपके हैबिट्स क्या है. सो बेसिकली हम आपको बस हेल्प कर रहे हैं बाय ऑर्गेनाइजिंग योर फिनेंसेस. वरना आपको एक्सेल में बनाना पड़ता है या आपको कोई मैनुअल वे में करना पड़ता है. वो बस हम आपको एक इजी वे में करके दे रहे हैं जिसमें आपको खाली दो ही चीजें एंटर करनी है. एक जो आपका गोल है, एंड सेकेंड इज की मंथ में आप टोटल कितना खर्चा करना चाहते हैं. और बाकी सब चीजें ऐप ऑटोमेटिकली आपके लिए हैंडल करेगा. बट आप लोग को नहीं लगता कि ऐसे कई सारे अभी भी एप्स होंगे जो मे बी सब चीज ना करते हो, बट हाँ बजट ट्रैकिंग के लिए एक होगा, कोई एक पर्टिकुलर टारगेट मीट करने के लिए ऐप है, या फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए कई सारे ऐप हैं, स्टार्टअप्स हैं. लाइक आप लोगों का क्या राइट टू विन आप लोग को लगता है?
So कंगना आप भी ऐड करना, आई जस्ट गिव वन पॉइंट कि बेसिकली अगर आप इंडियन मार्केट को देखो, जैसे अभी हम एंड्रॉइड के लिए बिल्ड कर रहे हैं, जो 95% इंडियन मार्केट अभी भी एंड्रॉइड पे है, तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कन्वीनियंस, क्योंकि लोगों के माइंड में एक नेगेटिव एसोसिएशन है पैसे के साथ। पहली बात तो लोगों को लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट पैसा है नहीं, खर्च हो जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है ना। एंड लोग उसे देखना भी नहीं चाहते, लोगों को लगता है कि देखेंगे तो हमें झटका लगेगा कि यार हम इतना खर्चा कर रहे हैं, हम अपने जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा हमारा हो जा रहा है। बट अगर आप ये इस सॉर्ट ऑफ डर के आगे देखें तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली कई सारी चीजें हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कई जगह फालतू में खर्चे हो जाते हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं, और कई जगह ऐसा है कि लेट से एक दो चीजें आप एक्सचेंज करके, मतलब लेट से कि आप कोई बाइक ट्रिप पे जाने की जगह लेट से किसी और व्हीकल से चले गए, या कोई ऐसे चेंजेस करके अपने लाइफ में आप एक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें अगर आप एक कन्वीनियंट वे में दे दे तो लोग फिर भी कर लेते हैं। बट अगर आप लोगों से कहो कि आप खुद जाके बजट बनाओ, खुद जाके, क्योंकि जो भी आप एप्स देखें अभी मार्केट में, स्पेशली इंडियन मार्केट, बिकॉज फॉरेन मार्केट में देयर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, बट इंडियन मार्केट में अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ देम आर मैनुअल, जिसमें यू हैव टू एंटर एवरीथिंग योरसेल्फ। आपके स्पेंड्स, आपके बजट, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आपको डिफरेंट चीजें एंटर करनी है। उसके अलावा आपको कोई ऐसे सजेशंस नहीं आते, ऑल ऑफ दीज आर रिएक्टिव ना, कि आपका खर्चा हो गया उसके बाद आपको पता चले, तो उसका तो कोई फायदा नहीं। आपको अगर पहले से आप प्लान करके चल रहे हो तभी आपको फायदा मिलेगा ना, वरना तो आपको बाद में एक नेगेटिव फीडबैक मिलेगा कि अरे मैंने इतना खर्चा कर दिया। तो आई थिंक दैट्स द मेन थिंग कि कन्वीनियंस एंड प्लस थोड़े प्रोएक्टिव एलिमेंट्स, जैसे कि आपको पहले ही थोड़ा सा सजेस्ट कर दिया जाए कि आप ऐसे कर सकते हैं, एंड देन बेसिकली दैट विल गिव यू मोर पॉजिटिव फीडबैक, एंड पैसे की तरफ आपका एटीट्यूड भी थोड़ा पॉजिटिव होगा। दैट्स अ होप। बट कंगना प्लीज ऐड, है ना। So basically, as Soumya said, a lot of these apps are only manual, and the ones that are not manual, those are typically collecting a lot of your financial information. जो हम actually we are not collecting any financial information. We are a completely private app, and people can test this by like seeing that the app works without the internet as well. So people are sometimes afraid that their financial data is getting used elsewhere, etc. But in our case, it isn't, which is another USP that Vivo has. एंड अभी आप लोग इसको लाइक वैलिडेट करने का कैसे सोच रहे हैं? आप लोग को अभी आई थिंक 2-3 महीना ही हुआ है इसको स्टार्ट किया है यूएस, तो अभी इसको आप कैसे वैलिडेट करना है इस आइडिया को? एंड बिफोर दैट आई वांट टू नो कि आपने लीवो नाम क्यों चूज किया? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द नेम? I think Vivo name is basically something which is derived from the word life. मतलब basically we wanted something कि आपके life में help करने के लिए एक sort of financial assistant type है, and it is a short name, मतलब typically easy to remember, logo easily fit हो जाएगा आपके screen पे, like basically it's a convenient thing, and इसका domain was also available to us. Like अगर आप सोचो from an entrepreneur perspective, तो आपको ये लगता है कि भाई सस्ते में अच्छा domain मिल जाए, right? तो हमें अच्छा डोमेन मिल रहा था लीवो का, एंड सो लॉट ऑफ दीज फैक्टर्स केम टुगेदर, राइट। एंड अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड नेम उतना मैटर नहीं करता एज लॉन्ग एज यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड प्रोडक्ट, राइट। इफ यू सी आज इंडिया में जैसे कई सारे ब्रांड्स हैं जिनके रैंडम नेम्स हैं, राइट, बट हम उन्हें याद रखते हैं बिकॉज हमें उनकी सर्विस की वैल्यू है, राइट। So I think as long as it is a short name, it is a convenient name to remember, it's fine. एंड व्हाट अबाउट लाइक वैलिडेटिंग द आइडिया? आप लोग अभी कैसे प्लान कर रहे हैं अपना आइडिया को वैलिडेट करने का? क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आप लोग यूज कर रहे So currently, we're quite active on LinkedIn. Like we post regularly about what our app is up to, what it's doing. And a lot of people download our app based on these posts. So we haven't been spending on inorganic marketing at all as of now. All our downloads are actually people who know us or our second degree connections. And in fact, today only we were looking at the analytics. A lot of our downloads are actually people who have searched for an expense tracker app or an app like ours, and then they found Vivo through the Play Store. हैं? You guys are also available on iOS? No, as of now, we're not available on iOS, but hopefully 3-4 months down the line, that part should also get built out. Yeah. Soumya, you were saying something. Sorry. Yeah, I was just saying that initially our focus is on refining the product. So basically, we have
got together a group of like 50 to 60 folks from our Mm, friends, from people who messaged us, and so on. mm, And then mm, basically we released the app version to them in sort of a testing environment. mm. And once we got most of the bugs out, then we went for the public release. And now also we are regularly in touch with all of our existing users, trying to get their feedback and so on. Because right now our main aim is to develop a product which is actually useful and which people come back to again and again, right? And once we sort of get that positive feedback from a lot of our, tester group, then we are, we'll go for more of a aggressive marketing strategy, right? But right now we are going completely organic. सो लाइक आप लोग इसमें पैसा कैसे कमाने का सोच रहे हैं? क्या रेवेन्यू मॉडल आप लोग प्लान कर रहे हैं कि आप लोग कैसे पैसा बनाएंगे इससे? We want to remain free for consumers. We don't actually intend to charge consumers for like subscription or budget tracking, expense tracking, etc. If we do charge, it will probably be to small businesses who then may start sending their invoices or payment reminders to us. We could charge them for such additional services that we provide. Yeah. And additionally, for example, let's say many people set up a goal with us. Let's say they want to buy a laptop or something. Then basically these will be valuable leads for, technology companies. So essentially, mostly the revenue should come from businesses, either in the form of lead generation or in terms of, as Kangna was saying, the value-added services which we are providing. जस्ट थिंकिंग आउट लाउड कि क्या ये भी एक मॉडल हो सकता है? समझ लीजिए आप लोग के 1 लाख कस्टमर्स हैं एंड उसमें से 20,000 कस्टमर्स मेनली ट्रिप प्लान का अपना बजट डाले हैं कहीं पे कोई फॉरेन ट्रिप। तो आप लोग पीछे वेंडर्स से टाई अप करें लाइक ट्रिवागो, मेक माई ट्रिप जैसी जो कंपनीज हैं एंड इफ यू कैन प्रोवाइड अ बेटर ऑप्शन यू गेट अ कमीशन फ्रॉम देम। लाइक क्या ये भी एक ऑप्शन आप लोग वैसे सोच रहे हैं? हाँ, मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली वी विल एक्सप्लोर इट। बट आई थिंक इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था आपके सेंटेंस का वो ये था कि जब आपके 1 लाख यूजर हो जाए, राइट? सो आई थिंक द मेन पॉइंट है कि इसमें दो तरीके हैं, राइट? एक तो है कि लेट से आप फंड रेज करें and बहुत सारा आपने फंडर बनी लिया एंड उससे आप कस्टमर अक्वायर करके आप 1 लाख जितने भी अमाउंट तक पहुंचे एंड उसके बाद आप ये लीड्स शेयर कर रहे हैं विद योर पार्टनर्स, राइट? तो वो एक पोटेंशियल मॉडल है। बट आई थिंक हमारा एम ये है कि ऑन दी जर्नी टू दैट 1 लाख यूजर, राइट, हमें तब भी रेवेन्यू कमाना है। तो वो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो देन वी हैव टू प्रोवाइड दीज B2B सर्विसेज। एंड इसमें एक और फायदा ये है कि जो बिजनेस है उन्हें अगर वैल्यू दिखता है हमारे प्रोडक्ट में कि भाई हमारे प्रोडक्ट को यूज करके दे आर एबल टू सिंप्लीफाई देयर ऑपरेशन या दे आर एबल टू अर्न लेट्स से 1,000 रुपीज मोर, तो दे विल बी हैप्पी टू पे अस लाइक सम स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट, राइट? बट अगर आप सेम कस्टमर से कहें तो वो उतने हैप्पी नहीं होंगे पे करने के लिए, बिकॉज ये जो सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं ये ऐसे कोई these are services which are pretty standard in the market. Lot of financial apps are already offering these for free. तो उस सेंस में हम कस्टमर से चार्ज करें वो सही नहीं है। और अभी तो आप लोग बूटस्ट्रैप हैं, तो आर यू गाइस प्लानिंग टू रेज फंड एंड क्या आप लोग अभी किसी को अप्रोच करने हैं? बिकॉज एलुमनाई नेटवर्क तो आप लोग का बहुत ही स्ट्रांग है, तो आई डोंट थिंक आप लोग को फंडिंग है तो कोई इशू आएगा। So currently we're quite initial actually, because it's just been about 3 months. अभी हमने 29 September को launch किया. Our intention is that we hit PMF, or if not PMF, at least have substantial users and have more clarity on our problem statement before we decide our financial part. So we may decide to fundraise, we may decide to be bootstrap, but पहले हमें ऐसा clarity चाहिए कि like this is what the market wants. एंड लाइक अभी आप लोग को, अभी आपने कहा कि आपको 3 महीने ही हुए हैं, तो क्या आप लोग को ऐसे कोई डिफरेंस डिफरेंस फील हो रहा है कि हाँ जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे पूरे टाइम लाइक यू हैव अ क्लैरिटी कि हाँ ये काम है ये करना है, बट अभी कई बार होता होगा 2-4 दिन निकल जाते होंगे, पता ही नहीं होता होगा कि यार क्या काम करना है। लाइक हाउ डू यू मैनेज दिस रोलर कोस्टर? So I'll take this and then Soumya you can add. But basically, this is very accurate. Because you're setting your own goals and your own rules, a lot of times, like, you're not sure okay, what you should be doing next. And I think entrepreneurship requires, like, being comfortable with uncertainty because uncertainty तो बहुत है.
But the good part is that because Soumya and I set these goals together, we decide on stuff. We somewhat hold each other accountable for a lot of things. A lot of it actually does become manageable, especially if you organize yourself. And actually, Soumya is great at like organizing and ensuring that everything is set. We have our goals set. So that is quite helpful in the whole uncertainty. And I think for me, it was more of a gradual transition because if you see, McKinsey was very structured. Then I went to AI Dash, which was, you can say, semi-structured, right? Still a startup, but still going towards the organized stage. And then now it is like completely unstructured, right? So, and I would say that ये बात सही कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होता है कि क्या करना है बट आपको एक अलग टाइप की अनसर्टेनिटी होती है विच इज मोर टू डू विद जॉब सिक्योरिटी बिकॉज अगर आप देखो आजकल मार्केट में बाहर जॉब ढूंढना काफी डिफिकल्ट है तो इसलिए आपको अपनी जॉब को एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है बाय परफॉर्मिंग वेल बाय लर्निंग लेटेस्ट स्किल्स तो ये भी एक तरीके का इनसिक्योरिटी ही है क्योंकि आपको कंटिन्यूसली खुद को अपस्किल करना है राइट एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि जैसे आप कंपनी में सीनियर होते जाते हैं तो जो जूनियर लोग हैं वो आपसे टिपिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बेटर अवेयर होते हैं तो नॉट ओनली आपको वो सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है बट ऑल्सो आपको लर्न करने नए स्किल्स जो जूनियर्स को ऑलरेडी पता है राइट तो आई थिंक अगर आप देखो तो कंपनी में भी एक तरीके से अनसर्टेनिटी रहती है बट इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी लाइक आप लोगों को लगता है कि आप लोग को अगर कुछ चीजें लाइक अगर आप लोग को पहले पता चल गई होती तो अभी जो आप लोग का स्टार्टअप जर्नी है वो ज्यादा बेटर होता लाइक 3 मंथ्स में आप लोग को ऐसा कुछ रियलाइजेशन हुआ है? तो एक्चुअली मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट लिखा है इसकी भाषा में Okay. but essentially I think one of the most important things is that when you decide to start up now you must know it's a long term game to Hmm. pick a problem that you feel passionately enough about hey you can keep at that problem even when things become really awful or really scary and also yeah, I think that perseverance works everywhere but everywhere in life you have to continue at it and like basically give yourself enough chances to get lucky. And then hopefully like luck favors the Hmm. लाइक आप लोग अभी पर्सनल फाइनेंस नहीं बना रहे हैं एंड लॉट ऑफ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स टॉक अबाउट लाइक फायर नंबर लाइक आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि व्हाट इज अ गुड फायर नंबर फॉर समवन? फर्स्ट पॉइंट इज कि जो भी फायर नंबर होता है दैट या इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन राइट बिकॉज लेट्स से अगर हम अर्ली रिटायरमेंट की बात कर भी रहे हैं तो आपको पहले माइंड में ये होना चाहिए कि अर्ली रिटायरमेंट के बाद आप करेंगे क्या तभी तो आप उसके हिसाब से सोचेंगे ना कि ओके मैं मंथ में इतने खर्चे करूंगा दैट्स तो उसके बेसिस पे आप कुछ कैलकुलेशन करें सो आई थिंक दैट्स द मेन थिंग तो आई थिंक ऑनलाइन देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल बट उसमें जो मेन इनपुट होता है वो यही होता है कि बेसिकली व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल यू वांट टू मेंटेन आई थिंक इट्स डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन एंड ऑल्सो एक और चीज ये है कि लोग अर्ली रिटायरमेंट के बारे में इसलिए भी सोचते हैं बिकॉज दे डोंट लाइक टू वर्क इन अ जॉब मतलब अगर आप किसी से पूछो कि 35 के बाद लेट्स से आपको जॉब नहीं करना है तो आप क्या करोगे मे बी एक साल कोई छुट्टी मनाएगा बट उसके बाद दे विल थिंक ऑफ समथिंग विच एक्चुअली इंस्पायर्स देम और एक्चुअली मोटिवेट्स देम राइट चाहे उसमें वो पैसे ना कमाए बट बेसिकली इट्स समथिंग विच इज दे फील गुड अबाउट तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाई नॉट डू दैट अर्लियर ना मतलब अगर आपको वो चीज पता है पहले से कि ये चीज करके आई विल फील गुड तो वो आप पहले ही कर लो तो देन यू आर सॉर्ट ऑफ रिटायर्ड अर्ली ऑफ कोर्स उसके लिए आपको थोड़ी फाइनेंशियल सेविंग्स वगैरह चाहिए इनिशियली बट वो आप पहले भी कर सकते हो विदाउट एक्चुअली कंप्लीटली गोइंग इनटू द लाइक फायर स्ट्रेटजी आप लोग की एक आपस में एक को ट्रेनिंग भी मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हम लोग बात करते हो काफी अच्छी लगी है तो उससे रिलेटेड अगर मैं पूछूं कि एक आप दोनों का काफी सिमिलर बैकग्राउंड है आप दोनों ने मैकेंजी टाइप की कंसल्टिंग फर्म में काम किया IIM अहमदाबाद गए तो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई हियर कि को फाउंडर्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होनी चाहिए तो आप लोग के अंदर क्या कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है जो आप लोग साथ में आके उसको कंप्लीट करते हो? So Manav, I will take this and then Soumya can add. But basically, हमारा similar background is only limited to the last few years. The last 5 years is what makes our background similar. Basically, I'm in Ahmedabad and then McKinsey. Otherwise, actually, Soumya studied computer science at IIT Delhi, and I studied law. And even with what we're doing with Vivo, we've actually distributed our responsibilities.
allowing for like Soumya to do a lot of the tech and the development. I do a lot of the marketing and reaching out to people. So I think we do have complementary skills amongst each other, and we do actually have different profiles. But yes, I think the good part is because there's also like some amount of similarity, it allows us to communicate and be more on the same page. Soumya, if you want to add. Yeah, and I think it's also about the so as Kangna mentioned, right, कि balance होना चाहिए. It should not be कि people बिल्कुल different है, but at the same time it should not be कि बिल्कुल same. So I think what and also एक और चीज है कि main बात मुझे honestly लगती है is about motivation and the sort of perseverance which you have, right? Because बाकी चीजें कोई skill है आपको नहीं आता आप सीख सकते हैं, right? या फिर maybe आपको ज्यादा time लग जाएगा, right? बट अगर इफ यू हैव अ को-फाउंडर जिसके साथ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ दिस पर्सन इज इन इट फॉर द लॉन्ग टर्म एंड दे आर रेडी टू कंट्रीब्यूट 100%, तो आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक देन कि आप इंडिविजुअल स्किल देखो एंड देन यू जज कि अच्छा इस पर्सन को ले लेते हैं बिकॉज दे हैव दिस स्किल समथिंग लाइक दैट. तो फिर जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लाइक अभी तो 3 मंथ टू स्टार्ट हुआ है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आप दोनों के बीच? No, I think conflicts तो हर relationship में होते हैं. Like, I don't think you can ever run a business and not have minor conflicts or minor disagreements. I think the cool part is we resolve them well. So even if we have like different ideas on how we should proceed or what our strategy should be, or in any area actually, I think we both sit and we talk it out. We try and see like what is the customer feedback, what is the data saying, etc. And then one of us is able to typically convince the other. So you're able to resolve a disagreement. But हाँ, I think हमारे साथ इतना बड़ा conflict कभी नहीं हुआ है where we felt कि like we cannot work with each other या ये तो नहीं चलेगा. I think it's typically like minor like issues. But yes, of course, like when you're running a startup, if you're two brains, you will have differences, है ना? And I think, see, in the future, maybe conflicts will arise. अभी हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, but at least अभी तक we have tried कि जैसे अगर कोई भी हम दो अलग अप्रोचेस के बारे में सोच रहे हैं, तो या तो हम दोनों ट्राई कर लेंगे एज एन एक्सपेरिमेंट कि लेट्स से ए बी टेस्टिंग कर लिया, दोनों चीजें ट्राई कर ली, so then we figure out कि भाई what the users want, so that is one way to resolve. Yeah, the second way is कि basically we talk to a lot of people, like a lot of senior people, we get their advice, है ना, like we, तो उससे भी कई सारा हमें guidance मिल जाता है, जैसे our professors या मतलब our seniors who are working in startups या people who are working in this space, जैसे fintech में who have more experience than us. So we just reach out to them and try to get their advice. I think that's also been very helpful. So in the future, let's hope it continues. But of course, अगर होंगे तो we'll try to resolve them as best as possible. Yeah, best wishes for that. So if last part में जाने से पहले if I ask कि suppose कोई कॉलेज फाइनल ईयर स्टूडेंट है, तो वो आप लोग अभी क्या एडवाइस देंगे? लाइक सपोज दो 2 सॉफ्ट स्किल्स एंड 2 हार्ड स्किल्स अगर आपको बताना हो कि हाँ अभी इस पे ध्यान दे, जिसको आगे कुछ भी एंटरप्रेन्योरशिप में करना है, तो आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे? So maybe I can take soft skills and Soumya can take hard skills. But essentially, I think soft skills, the biggest is communication. I think you should be able to communicate to, especially if you're starting up, to investors, to customers, to your co-founder. Basically, आप हमेशा बात कर रहे हो और आप हमेशा pitch कर रहे हो. So I think the second is probably the ability to pitch and to show what your vision is. And being very clear about that vision is also pretty important. I mean, I would say like these are not, I think soft and hard to थोड़ा सा rigid classification है, but what I would say is कि 2 more skills which I would add is one is related to marketing. मतलब basically a lot of people, especially जो engineers हैं, they focus on building the product, but वो that is just the starting point. उसके बाद आपको उसे market करना है, तो आपको जो basics of online marketing है, जैसे whether it is using Google Analytics to track website traffic हो गया, या फिर जैसे how do you do social media marketing, how do you basically think about, मतलब marketing funnel का जो पूरा process है वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि actually that will help you reach a lot of customers, right? And I think the second part is कि आपको अपने को analyze करना आना चाहिए,
कि लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक इफ आई जस्ट गिव अ स्मॉल एग्जांपल, तो लेट्स से कि हमें पता चला कि lot of people are visiting, let's say, our LinkedIn profile, but they're not going to the app store, right? तो अब इसमें हमारी गलती हो सकती है या प्रोडक्ट की गलती हो सकती है, तो आपको वो इंट्रोस्पेक्ट करना आना चाहिए कि व्हाट इज द थिंग विच मे बी गोइंग रॉन्ग, हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं एवरी वीक, एंड वो आप करो विदाउट फीलिंग टू जजमेंटल। कि जैसे मान लो ऐसा होता है कई बार कि लेट्स से मैंने कोई एक वीक में उतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं किया जितना हम कर सकते थे, या कंगना ने किया फॉर एग्जाम्पल, तो हाउ वी कैन talk about it without like being judgmental and trying to improve. I think वो चीज काफी डिफिकल्ट होता है for many people, because कई आप किसी को बोलो कि आपने इस वीक में ये नहीं किया, ये कर सकते थे, तो उनको बुरा लगता है कि हमारी बुराई हो रही है, बट एक्चुअली उसके ऊपर उठ के आप टू थिंक अबाउट कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो सब। आई थिंक वो बहुत बड़ा स्किल है आई थिंक। लाइक आप लोग कुछ रिसोर्सेज बता सकते हैं कि इस इससे स्टार्टअप नॉलेज या स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में ज्यादा और सीखने को मिले, समझने को मिले? लाइक कुछ पॉडकास्ट अगर आप देख फॉलो करते हो, कुछ बुक्स पढ़ते हो, या और कुछ भी अगर आप देखते हो सुनते हो। One very good book is The Mock Test, which is basically a book that helps you figure out questions that you should ask when you're starting up and trying to figure out, okay, is this a problem or is this in my head and मुझे बस solution पता है, so that's why I want to sell it. So anyone who's starting up, I mean, it's a great book to read. Even if you're trying to create surveys, it's a great book to read. Like book name? Can you The name it again? Mock Test. Okay. And I think, मतलब I will slightly differ कि I will say कि books and all are great, but I think the best teacher is like practical experience. So अगर आपको practical experience gain करना है, तो I think one very simple thing is try any sort of freelancing, because basically freelancing at least teaches you marketing, because you have to create your profile, you have to talk with customers, you have to create some product, even if it is a basic one. The aim is not कि आप freelancing से पैसे कमाओ, but more to do with the entire process of selling something valuable and then getting some money for it. उससे you gain a lot of experience, at least in the beginning, I feel. And I think if you want to talk about a book or a podcast, I think Y Combinator is one. मतलब Y Combinator का YouTube channel पे अगर आप जाओगे तो you'll find lot of resources. And otherwise for books, I think one book which I really like is called The Cold Start Problem. So basically that book is about how you start something. Like cold start basically means जैसे इंजन को स्टार्ट करते हैं तो पहले गर्म करना होता है, then it starts. So that's the concept कि how will you start at the very beginning, जब आपके पास कोई कस्टमर नहीं है, कुछ भी नहीं है, you have to just start. तो वो कैसे होगा? So I think that's a very important book which I read. समय आप जैसे टेक साइड में भी हैं काफी, और आपका हमेशा से इंटरेस्ट रहा है टेक साइड में, एंड एज अ कॉमर्स बैकग्राउंड मेरे को टेक साइड में कुछ भी नहीं पता। और मेरे को पहले नहीं बट मेरे को अब एआई इतना आ गया है, तो मेरे को थोड़ा फोमो फील होता है कि क्या मेरे को भी थोड़ा बहुत टेक सीख लेना चाहिए। एंड मेरे काफी सारे कॉमर्स के फ्रेंड हैं जो सोचते हैं कि क्या हम लोग को भी टेक सीख लेना चाहिए। तो सपोज अगर किसी कॉमर्स स्टूडेंट को टेक सीखना हो, मतलब नॉट एट अ वेरी डीप लेवल जितना आप लोग सीखते हैं, बट सपोज कि हाँ हम लोग ऊपर ऊपर से प्रॉब्लम समझ पाए कि हाँ क्या हो रहा है ऐप में, क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसे सॉल्व हो सकता है, हम किसी के साथ डिस्कशन कर पाए 3-4 घंटा। तो इतना नॉलेज अगर लेना हो तो कौन कौन से टूल्स आप बोलेंगे कि हाँ यहाँ से आप सीख सकते हो, रिसोर्सेज इनसे सीख सकते हो, या क्या रोड मैप आप देंगे? एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा सा डिसएग्री भी करूंगा, बट आई आल्सो ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन ऑल्सो कि हम्म। अगर हम सोचे कि फ्यूचर में क्या होगा, तो बेसिकली हम्म। ये है कि जो भी एआई टूल्स हैं या लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो अभी वो वाले काम कर लेते हैं जो एक तरीके से बेसिक या सिंपल लेवल टास्क है, राइट? एंड जो लोग थोड़ी एक्सपर्ट नॉलेज रखते हैं वो अभी भी एआई टूल्स के सॉर्ट ऑफ सेफ हैं, बिकॉज बेसिकली जो एआई टूल्स हैं वो बेसिक काम करते हैं एंड एक्सपर्ट स्टेप इन जब कोई कॉम्प्लेक्स चीज आती है, राइट? तो अगर आप इस लॉजिक से सोचें तो बेसिकली हर आदमी को कुछ स्पेशलाइज नॉलेज डेवलप करनी चाहिए जो उनके फील्ड में है। तो जैसे अगर आप कॉमर्स में हैं तो आइडियली आई वुड नॉट से कि आप एक सरफेस लेवल टेक की नॉलेज गेन करें, रादर आपको अपने कॉमर्स फील्ड की थोड़ी एक्सपर्ट नॉलेज गेन करनी चाहिए, एंड उसके साथ साथ जो भी लेटेस्ट टेक टूल्स हैं उनको बस यूज करना आना चाहिए, दैट्स इट। तो उससे क्या होगा कि आपको आपके अंदर एक यू विल हैव वैल्यू टू ऐड। वरना क्या है कि अगर आप बेसिक लेवल पे टेक सीखेंगे तो उसमें डेंजर ये कि तो टेक चेंज बहुत जल्दी होता है। लेट्स से आज आपने कुछ सीखा,
कल अगेन हम्म, आपको फिर से सीखना पड़ेगा, राइट? हम्म, तो आपका एक वो नॉलेज बेस नहीं बनेगा। एंड सेकेंड पॉइंट हम्म, इज कि कोई और आदमी जो लेट्स से टेक में ज्यादा savvy, that हम्म, person will always be more you can say dependable than you, like he will have more हम्म, expertise, right? तो हम्म, बेसिकली मैं तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी बात कहता हूँ कि यू शुड सॉर्ट ऑफ फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, कि जैसे अगर आप कॉमर्स में हैं तो आप कॉमर्स में हम्म, डीप जाइए, उसमें आप अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करिए। एंड टेक में हम्म, बस आप उसका फ्लेवर लेते रहिए, जो भी लेटेस्ट टूल्स हैं, जैसे अभी अगर आपको बेसिक जो है कि इमेज जनरेशन आना चाहिए, टेक्स्ट जनरेशन हम्म, आना चाहिए, उसके जो भी हम्म, टूल्स हैं उनको आप यूज करके देखें एंड समझ हम्म, लें उन्हें। बट एज सच उसमें डीप जाके उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट दैट्स जस्ट माय पर्सनल व्यू। बट अगर आप हाँ, कहना चाहें कि व्हाट इज द बेसिक, तो मैं ऐसे की एक लिस्ट बता देता हूँ आपको कि बेसिकली आपको कोड अगर लिखना है तो कोड लिखना आना चाहिए, उसके लिए आप क्लॉड ट्राई करिए या कर्सर ट्राई करिए। अगर आपको इमेज जनरेशन करना है तो उसमें मिड जर्नी, जेमिनाई, इनमें से किसी टूल्स को ट्राई करिए। ये सब फ्री में अवेलेबल होते हैं फॉर लिमिटेड ट्रायल, तो हम्म, उससे आप ट्राई करके सीख सकते हैं। उसके हम्म, बाद टेक्स्ट जनरेशन में तो सब लोग चैट जीपीटी एनीवे यूज करते हैं, वो तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। yeah, उसके अलावा आई थिंक जो थोड़ी इंडस्ट्री स्पेसिफिक टूल्स होते हैं वो भी आपको, अगर आपको किसी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो सीख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे बायोटेक में प्रोटीन फोल्डिंग रिलेटेड कई सारे एआई ब्रेक थ्रू हैं, तो कई लोग उससे सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल का एक पेपर आया था अल्फा फोल्ड करके, इट वाज अबाउट प्रोटीन फोल्डिंग। तो उस हम्म, मतलब जो आपके फील्ड में स्पेसिफिक कोई एक एआई डिस्कवरी हुई है, एआई टूल है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, राइट? right. Yeah, So, like, I think vibe coding is actually quite helpful for basic stuff, which like people like you and I can do. But I think like as it gets deeper, as Soumya said, फिर आपको expertise चाहिए होता है, which again like is harder to get as a commerce. अभी आई मतलब वुड से कि कॉमर्स इज अ मोर, मतलब ऐसा स्किल है जिसमें आजकल आप देखें तो पर्सनल टच बिकम्स मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। जो Yeah. काम ऑटोमेटेबल है वो तो एआई या कोई भी कोड कर सकता है, बट जो एक हम्म, पर्सनल टच है, जैसे व्हाई डू पीपल हायर सीएस, इवन दो टैक्स फाइलिंग इज समथिंग जो ऑटोमेट किया जा सकता है, बट सीएस को हम्म, लोग हायर करते हैं बिकॉज दे वांट दैट पर्सनल कनेक्शन, दे वांट अ पर्सन हम्म, जिसको कभी भी कॉल करके पूछे एंड देन दे गेट अ कंफर्टिंग आंसर, राइट? आई yeah, थिंक वो जो ह्यूमन रिलेशनशिप है आजकल, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। important। हाँ मतलब मैं भी उसी में मानता हूँ कि हाँ आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए। बट माय पॉइंट वाज जो आपने कहा कि बाकी चीजों का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। लाइक अगर मैं कोई एक सोलो फाउंडर हूँ एंड समवन इज टॉकिंग टू मी अबाउट टेक एंड मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है, सो आई वाज लाइक कि यार मेरे को कुछ इतना तो पता होना चाहिए कि मैं 3-4 घंटे उससे बात कर सकूं मेरे टेक के बारे में। सो तो आई आई थिंक उसके वाज लिए तो एक सिंपल चीज आप कर सकते हैं कि चैट जीपीटी में ना एक लर्न मोड होता है, लाइक ऑल ऑफ ओके, दीज सर्च इंजन हैव अ मोड, तो उसमें आप लर्न मोड ओके, सेलेक्ट करके यू कैन जस्ट राइट कि आई वांट टू लर्न अबाउट जो भी चीज आपको सीखना है, एंड देन वो आपके लिए एक प्रॉपर करिकुलम बना देगा, आपको कंटेंट कराएगा, आपको प्रैक्टिस कराएगा, एक्सरसाइजेस आपके लिए जनरेट कर देगा। तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब देयर आर सो मेनी वेज टू गो अबाउट दिस। सो हमारा लास्ट पार्ट हमारे पॉडकास्ट का हमेशा ये होता है कि जो भी गेस्ट आए हैं वो अपना जो भी स्टार्टअप है उसको अगर उनको पिच करना हो तो वो कैसे करेंगे। बिकॉज लाइक कंगना ने सॉफ्ट स्किल में कहा कि अपने आप को पिच करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन आनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेसिफिकली ये इन ऑलमोस्ट अ मिनट में करना होता है ताकि कम टाइम में समझ में आए, क्योंकि हमेशा सामने वाले जो होंगे वो उतना टाइम नहीं देंगे। तो आप दो में से जो भी स्टार्ट करना चाहे 1 मिनट में, अगर आपको लीवो को पिच करना हो किसी को तो आप कैसे करेंगे? बट मानव आपको ना ये सेगमेंट ना स्टार्टिंग में रखना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ पॉडकास्ट पे तो वैसे ही आपका ड्रॉप ऑफ हो जाता है ना, फिर पिच का क्या फायदा? पहले तो ऑडियंस भी होना चाहिए ना उसके लिए। स्टार्टिंग में मैं उसका रिकैप डाल देता हूँ सो इट स्टेज टिल लास्ट। हाँ फिर ठीक है। Okay. So Levo is a financial assistant that helps you reduce the cognitive load of actually managing your finances. So, anything you want to add? And basically it's the aim is to make it as effortless as possible. So in 1 or 2 clicks you can set up your finances and achieve your goals. And you can also share it with your friends and family, and they can also try it out. And we are constantly improving it. So if you have any feedback, do reach out to us on email or LinkedIn, and we are always available. And you'll get an update the very next day. हाँ
Manav, also, if it's possible, maybe you can just like add our email and Yeah, the contact website you. link. Yeah, cool. Thank you so much. Any last advice or anything you want to say before ending? Kangna, I think you do it. I think last advice is to download Lingo and see how the app is and to give us lots of feedback on what else you want built out. Yeah. Yeah. Okay, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। एंड ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ बाद मैंने पॉडकास्ट किया है, बिकॉज मैं पढ़ाई की वजह से आई वाज नॉट डूइंग एनी पॉडकास्ट, बट ऑलवेज फील्स गुड टू होस्ट एनीवन। So thank you so much. Yeah, thank you, Manav. Great talking to you. Thank you. Mother.